नमस्ते दोस्तों, केमिस्ट्री के 7वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। आज अब हम कल जो क्लास चली उस क्लास में फंक्शनल ग्रुप पे आ गए थे, अपन क्रियात्मक समूह पे आ गए थे और उसी से अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर एक बार आप आइसो और सेकेंडरी वाली बात दोबारा बताओ। तो मैं एक एग्जाम्पल फिर लिख देता हूं। CH3 CH2 CH2 CH3 का होल ट्वाइस, एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 और 10। अब इस मैंने ये बोला आपको कि सेकेंडरी और टर्सरी में एस और पी को नहीं देखना। आइस और नियो में आई और एन अंग्रेजी वर्णमाला के साथ माने जाएंगे। यहां आप देखेंगे श्रृंखला चेंज करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो शायद ये एग्जाम्पल कल भी अपन ने लिया होगा। 8 9 10 3 आ रहे हैं। यहां ये जो समूह है ये समूह है सेकेंडरी ब्यूटी, द्वितीय ब्यूटी लाइक है, द्वितीय कार्बन से जुड़ा हुआ इसलिए। और ये जो समूह जुड़ा हुआ है ये समूह है आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल में कई बार कंफ्यूजन होता है, सर यहाँ से लेकर तो आप समझ सकते हैं ये है। दरअसल इसको आप दो एक जगह लिखे होते हैं ना, जैसे इस कार्बन पे CH के आगे कोष्टक लगा दिया और दो लिखा, समझ CH से ही दो CH3 जुड़े हुए हैं। यदि यहाँ C होता है CH3 होल थ्राइस होता तो इसका मतलब इस कार्बन से 3 जुड़े हुए हैं। यानी ये जो कार्बन है इसके आगे कोष्टक में जो समूह है उसकी संख्या है। दो बार जोड़ दिए आप, जिसे मैंने यहां जोड़ दिया CH पे 2 जोड़ दिए CH3। अब इस संरचना को देखते ही पता चलेगा आइसोप्रोपिल संरचना है। 10 कार्बन की श्रृंखला चयन होगा और इधर से अंकन करेंगे तो जल्दी, यानी निकटतम प्रतिस्थापी गुणनफल वाला नियम लागू करते हुए आप इसका अंकन कर दे। 10 कार्बन आगे। अब देखिए दो समूह है, ये है आइसोप्रोपिल और ये है द्वितीय ब्यूटिल। हालांकि S जो है और आई पहले आता है, लेकिन S को नहीं देखना, ये बताया था मैंने। इसका अर्थ हुआ इस यौगिक का नाम 5 द्वितीय ब्यूटिल है, सेकेंडरी ब्यूटिल है। चार पे आइसोप्रोपिल और चूंकि कार्बन की संख्या 10 है इसलिए देखिए ये इसका नाम हो जाएगा। तो यहां बहुत स्पष्ट समझ सकते हैं कि मैंने सेकेंडरी का एस नहीं देखा, इसलिए ब्यूटिल को पहले मिल गया अंक, नाम में पहले आ गया, और आइसो में आई को देखा है इसलिए इसका बाद में लिखा। तो ये बहुत क्लियर आप कर लें, आइसो और नियो में अंग्रेजी वर्णमाला का देखा जाता है। अब देखिए कई बार बड़े रोचक से नाम होते हैं। एल्किनाइन बोला था, एल्किनाइन। तो अभी मेरे दिमाग में नाम आ रहा है जो पहले कई बार पूछा भी जाता था, वाइनिल एसिटिलीन। आप एसिटिलीन के बारे में जानते हैं और वाइनिल के बारे में भी जानते हैं। वाइनिल ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और एसिटिलीन ये होता है एथाइन जिसको आप कहते हैं। तो ये जुड़ेगा, इसका यहां से क्या चटा दो और ये जोड़ दो आप। इस यौगिक का नाम वाइनिल, ये वाइनिल संरचना के कारण से, ये एसिटिलीन के कारण से, और ये एक तरह से एल्किनाइन है।
एल्कीन आयन मैंने बताया था ऐसे क्योंकि जिसमें ईन भी और आयन भी हो, और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अंकन करते समय यदि द्विबंध और त्रिबंध की समान स्थिति आ जाए, देखिए दो बात है, वैसे तो अंकन हमें बहुबंध की तरफ से करना है, लेकिन यदि दो स्थितियां समान आ गई, जैसे यहाँ आ रही है, इधर एक पे है इधर भी एक पे है, तो मैंने आपको ये ईन और आयन की बात बताई थी। डबल बॉन्ड के लिए ईन अनुलग्न लगता है, त्रिबंध के लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगता है, तो ई पहले आता है। इसका मतलब वरीयता किसको देंगे, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान स्थिति पे हैं तो हमें वरीयता देनी है द्विबंध को। तो ये जो वाइलिन एसिटिलीन एक रूढ़ नाम है, एक तरह से रूढ़ नाम है, इसका यूपीएससी नाम पूछा जाए तो हो जाएगा ब्यूट 1इन 3आइन, ब्यूट 1इन 3आइन। और जब ये नाम लिख रहा हूं तो मेरे दिमाग में क्यों आज जो जवाब आया आप लोगों के, उसमें एक गलती हो रही थी कि बहुत से विद्यार्थियों ने ये हाइफन नहीं लगाते हैं। देखिए आप, ये शब्द है ब्यूट फिर इन है तो दोनों तरफ लगेगा, ये यहां फिर दोनों तरफ लगेगा, ऐसे नहीं कि आपने ब्यूट 1 यहां लगा दिया यहां नहीं लगाया यहां, ऐसे नहीं होता। हाइफन पर आप विशेष तौर से बहुत बेहद, मुझे लगता है काफी गलतियां याद मैंने कही होती, देखिए नाम बताऊंगा बाद में, रिजल्ट अनाउंस करते समय गलतियां होना कोई अपराध नहीं है, हो गई कोई बात नहीं, सीख रहे हो आप, हम लोगों से भी हो जाती है। हम जब लिखते हैं कई बार तो लिखते समय कई बार दिमाग की ओर होता है, या लिखते समय जिसको अपन राइटिंग एरर बोलते हो ही जाती है। तो उस स्थिति में ऐसा नहीं है कि आपको आ तो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस रखिए और उस कमी को आप दूर कर लें। कल जो अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर दिया था क्रियात्मक समूह के बारे में, और ये मैंने बताया एक परिभाषाई रूप में परमाणु या परमाणु का समूह है जो अपने अभिलाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है, उसके गुण प्रदर्शित होंगे। फिर ये मेरा एग्जांपल बताया COH है तो वह यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एक आपको कल मैंने टेबल भी बताई थी, पूरी सारणी बताई थी, उस सारणी को आप याद कर लें, उसमें पूर्व लगन अनुलग्न सब बताए थे। जैसे पहला ही जो सबसे वरिष्ठ क्रियात्मक समूह होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैं एक एक का आपको बताऊंगा कैसे नाम लिखते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इनको बहुत बढ़िया तरह से करें, क्योंकि सारे क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के बनाने की विधियां, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये आपके 12th में हैं। और उस समय हर पाठ जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले नामकरण की बात होती है, तो वहां थोड़ा शॉर्ट में देते हैं, या उस समय जब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है सिलेबस को अच्छे से कराने का, उस समय बहुत ज़्यादा समय हमारा नामकरण में खर्च हो जाता है। इसलिए आपको मैं ये नामकरण पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। ये आ गया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी हद तक आपकी कंट्रोल आप कर पाएंगे। कार्बोक्सिलिक का वैसे सामान्य सूत्र ये होता है, ये आर है नहीं, आर कई जगह ऐसा लिखा होता है AR। देखो दोनों में क्या अंतर है, आर एल्किल समूह एल्किल, और AR ये होता है एरिल समूह एरिल। एरिल का मैंने एक बहुत सरल उदाहरण, और वो तो आपको सबको आना भी चाहिए। ये बेंजीन होता है, और इस बेंजीन वाले से यदि एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दें तो ये फेनिल होता है, फेनिल फेनिल एरिल समूह है, क्योंकि एरोमेटिक यौगिक को एरीन भी बोलते हैं, एरीन। जैसे बेंजीन एरीन है, और इस एरीन से एक हाइड्रोजन हट गया तो ये एरीन हो गया, तो AR लिख रहे हैं, इसका मतलब ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ज्यादा अपने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक के बारे में आती है, लेकिन आपको ये मैंने क्लियर किया है
कि जहां आर लिखा है एल्किल है, ए आर लिखा हुआ एरिल है, एरिल से विप्राय यहां आप सीधा सीधा एक बार फेनिल से लगाएंगे C6H5 RCOH। इसको यदि कोई ऐसा लिखा मिले आपको एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एलिफेटिक शब्द मैंने आपको बताया था, एलिफर से बनता है, वसा वाले यौगिक होते हैं, और तो वसा का नाम आता है तो मेरे दिमाग में भी आता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को वसीय अम्ल भी कहते हैं, वसीय अम्ल, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी के ज्यादा कार्बन वाले जो होते, ज्यादा देखिए 1 2 3 4 वाले ज्यादा नहीं है, उच्चतर सदस्य का मतलब, या कार्बन के लिए बोले तो इस 12 से लेकर 18 कार्बन वाले खास तौर से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, उन कार्बोक्सिलिक अम्लों को वसीय अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्न में आ रहा है वसीय अम्ल, और आप लोगों ने नाम सुना है। अभी तो आप लोग इस कोविड-19 के दौरान बार बार एड पढ़ते हैं, सुनते हैं, पीएम से लेकर सीएम से लेकर सब लोग एक ही बात बोलते हैं, साबुन से हाथ धोइए, सारे बोलते हैं। लाइव वो साबुनों से विज्ञापन आता है, तेज है वो कहता हमारे लाइव बॉय से धोलोगे, किसी से धोलोगे, साबुन से हाथ धोइए, उसका मतलब लाइव बॉय तो उसका प्रचार हो गया ना। तो यहां साबुन कैसे आ गई? आप 10वीं में घूमिए पे एक जाइए आप, तो आप लोगों ने पढ़ा है उच्च वसीय अम्ल, जो मैंने भी शब्द लिखा वसा वसीय अम्ल का, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। आपके एक क्वेश्चन में तैयार हो गया, दैनिक जीवन में रसायन से संबंधित पाठ है आपके, उसमें आता है साबुन किसे कहते हैं, तो वहां ऐसा नहीं लिख देगा लाइफ बॉय को साबुन कहते हैं, तो कंपनी का नाम है। उच्च वसीय कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यहां मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अधिक कार्बन वाले जो अम्ल होते हैं वो वसा से प्राप्त होने के कारण से वसीय अम्ल कहलाते हैं, और जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है इनका सामान्य सूत्र भी आपको आना चाहिए। साबुन की आप याद कर लेना, और अपमार्जक के लिए बड़ा सरल हो जाता है, डिटर्जेंट होती है ना, अपमार्जक फेना ही लेना, ऐसे विज्ञापन आते हैं। और अभी तो अमिताभ बच्चन बोलता है घड़ी का इस्तेमाल कीजिए, घड़ी की सुई चल, वो घड़ी है अपमार्जक का विज्ञापन, और यहाँ घड़ी की सुई चल रही है, उस घड़ी की सुई में आपको अपमार्जक की परिभाषा भी आनी चाहिए। ज्यादा नहीं आए तो आपको ये जरूर आना चाहिए, साबुन रहित साबुन को अपमार्जक कहते हैं। यदि बोर्ड में प्रश्न आ जाए, बोर्ड सिलेबस से संबंधित बात है कि साबुन किसे कहते हैं, तो एक क्वेश्चन आ गया, मैंने बता दिया उच्च वसीय कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। अपमार्जक किसे कहते हैं, इस बार भी आपके एक उदासीन अपमार्जक का एग्जाम्पल बोर्ड में पूछा गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, और बहुत कम बच्चों ने अपने स्कूल वालों ने फिर भी बता दिया, काफी डिटेल पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं देख रहा था काफी गलतियां करते हैं बच्चे, जो कॉपी आई उससे पता लग रहा है। तो इतना तो याद कर सकते हैं आप, साबुन रहित साबुन को अपमार्जक कहते हैं, उसको चलो पढ़ेंगे अपन। लेकिन जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनका सामान्य सूत्र क्या होता है?
सामान्य सूत्र समझते हैं ना, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। वैसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी सूत्र होता है ये भी आप याद करें। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ जो गलती होती है बच्चों से उस पर गौर नहीं करते। n का मान एक से रखोगे तो आपको पता एसिटिक अम्ल आ जाएगा। n का मान कहां से रख सकते हैं इसमें, क्योंकि C है ऑलरेडी, है ना, COH में कार्बन तो है ही, वो तो 0 हो नहीं सकता। ये मान तो हमें यहां रखना है। आज से 4 साल पहले बोर्ड में से क्वेश्चन है और उसमें बाकायदा लिखा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र ये होता है, तो प्रथम सजात का रासायनिक सूत्र लिखिए। और सब बच्चे, ज्यादातर बच्चे, कुछ बच्चे तो ध्यान से नहीं देखते हैं, वो n का मान 1 रख करके CH3COH लिखा है, तो सूत्र तो उसने सही लिखा होगा, लेकिन दरअसल वो फार्मिक अम्ल लिख रहा था हमने, क्योंकि प्रथम सजात पूछा है, प्रथम सजात n=0 से आएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ये इनका सामान्य सूत्र है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, यदि आप COH को नहीं दर्शाना चाहते हैं, CnH2nO2, वो कहते हैं ऐसे कैसे आ गया CnH2nO2। इसको आप एग्जांपल से देख सकते हैं। ये फार्मिक अम्ल है, इसमें कितने कार्बन है, 1, कितने ऑक्सीजन है, 2, कितने हाइड्रोजन है, 2। आपने जो बोला था NH2n, देखो डबल आ गया। आप एसिटिक अम्ल क्या लिखोगे, कितने कार्बन है, 2, कितने हाइड्रोजन है, 4, कितने ऑक्सीजन है, 2। आप देखिए इनको दोनों को, O तो फिक्स हो गया, 2 जैसे अब लिख दें O2, और ये इससे डबल आ रहा है, इसलिए खैर दोनों ही सूत्र आप याद कर लें। पहला क्या बताया मैंने, सामान्य सूत्र CnH2n+1COH, ये सामान्य सूत्र है। और दूसरा क्या है, CnH2nO2। किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की कर रहे हैं। और एक खास बात बताऊंगा आपको मैं, जैसे मैंने आपको बताया एल्कीन और साइक्लो एल्केन क्रियात्मक समावेशी है, जैसे मैंने आपको बताया एल्काइन और एल्काडाइन क्रियात्मक समावेशी हैं, वैसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर परस्पर क्रियात्मक समावेशी होते हैं। क्रियात्मक समावेश समझते हैं आप, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक अलग ही है, आपको बताया। कल जो सारणी बताई थी मैंने, उस सारणी में सबसे पहला आया था कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा आया था सल्फोनिक अम्ल, तीसरा आया था एसिड एनहाइड्राइड, और चौथा जो मैं यहां लिख रहा हूं एस्टर, चौथे नंबर पे आया। 5वें नंबर पे एसिड हैलाइड, 6ठे पे आया एमाइड, 7वें पे आया साइनाइड, 8वें पे आया आइसोसाइनाइड, 9वें पे था एल्डिहाइड, 10वें पे था कीटोन, 11वें पे था एल्कोहल, 12वें पे था थायोल, 13वें पे था एमीन, 14वें पे आया इथर, 15वें पे एल्कीन और फिर एल्काइन। ये क्रम आपको ध्यान होगा तो आप समझेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, हम लिख रहे हैं यहां पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर परस्पर क्रियात्मक समावेशी होते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किसके क्रियात्मक समावेशी होते हैं, तो आपके दिमाग में रखना चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टर के क्रियात्मक समावेशी होते हैं। तो 3-4 बात बता दी मैंने। RCOH होता है,
सामान्य सूत्र CnH2n+1 COH है। CnH2nO2 भी लिख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर परस्पर क्रियात्मक समावी होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल को ही वसीय अम्ल कहते हैं। अधिक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल वसा से प्राप्त होने के कारण इनका ये नाम दिया गया है। और साबुन के लिए मैंने बताया था उच्च वसीय कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। आपको ये ध्यान आता है तो साबुन के लिए आपने 11वीं में 10वीं में लिखा है नाम सोडियम स्टीयरेट। क्या नाम था? सोडियम स्टीयरेट। और ये किसका है? स्टेरिक अम्ल का है। ये अम्ल जो है ना इसका नाम क्या होता है? स्टीयरिक अम्ल। आपने ये पढ़ा होगा C15H31 COH लिख दो। चलो पाइमेटिक अम्ल ये वसीय अम्ल है। देखो ज्यादा कार्बन है इनमें। मैंने कहा था 12 से लेकर 18 ज्यादा प्रचलित है ये। तो ज्यादा पाइमेटिक अम्ल आ गया, स्टेरिक अम्ल आ गया। साबुन बनाने के बाद में समीकरण पढ़िए, पढ़ते रहेंगे अपन। लेकिन क्यों इनको वसीय अम्ल कहते हैं आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब ये इसमें जो क्रियात्मक समूह होगा तो आप क्रियात्मक समूह कौन सा हो जाएगा? आर थोड़ी होगा क्रियात्मक समूह में। क्रियात्मक समूह आर को तो लेना नहीं है, तो यौगिक बनाता बता रहे हैं। क्रियात्मक समूह जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में है वो होता है COOH। और कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि ये CO समूह है इसको अपन कार्बोनिल समूह कहते हैं। कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं ना वो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, उनमें होता है CO समूह। और OH को अपन कहते हैं हाइड्रोक्सी। OH को क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी। दोनों मिलकर के ये बन रहे हैं COH। समझ रहे हो ना? अब ध्यान रखना ये नए कीटोन है, कल भी बताई मैंने। नए ये हाइड्रोक्सी है, ये कार्बोक्सी है। कार्बोक्सिलिक समूह इसीलिए बोलते हैं क्योंकि OH को हाइड्रोक्सिल भी बोल देते हैं ना, तो कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं COOH। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है जिसको ये कह रहे हैं, इसका कल मैंने टेबल में बताया था पूर्व लगन क्या होगा? कार्बोक्सी। और अनुलग्न क्या होगा? ओइक अम्ल। क्या होगा? ओइक अम्ल। इसीलिए IUPAC प्रणाली में इन्हें एल्केनोइक अम्ल कहते हैं। एल्केनोइक अम्ल कहते हैं। ये एल्केनोइक अम्ल कहां से नाम है? ओइक अम्ल इसका अनुलग्न इससे IUPAC प्रणाली से क्या कहेंगे? एल्केनोइक अम्ल। और एक दिन मैंने व्युत्पन्न प्रणाली के बारे में बताया था। कार्बोक्सिलिक श्रेणी मेरी व्युत्पन्न की बात करेंगे। व्युत्पन्न प्रणाली में CH3COH यानी एसिटिक अम्ल जनक यौगिक होता है। क्यों कितनी बात बताइए? अभी नाम तो सुन नहीं किया है। छोटी छोटी बातें हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल है और भरने की जरूरत नहीं है, सबको पता है RCOH होता है। एल्केनोइक अम्ल कहते हैं। अनुलग्न ओइक अम्ल लगता है। पूर्व लगन तो तब होगा जब इससे वरिष्ठ कोई हो या कहीं आएगा उसकी बात करेंगे। पर अनुलग्न को पहले याद रख लो। IUPAC बताएगी एल्केनोइक अम्ल है। सामान्य सूत्र मैंने बोल दिया इनका CnH2n+1 COH या CnH2nO2 होता है। ये आपको बता दिया कि अधिक कार्बन वाले C12 से C18 ये
वसीय अम्ल कहलाते हैं, इसलिए इनको वसा अम्ल कहते हैं। उच्च वसीय अम्ल के कार्बोक्सिलिक जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। मृदु साबुन बनानी है ना, बढ़िया साबुन बनानी है, वो पोटेशियम लवण होता है। और हाथ धोने वाली वगैरह ना, ये सोडियम लवण होते हैं, नहाने वाली पोटेशियम लवण है। फिर उसमें सुगंधी मिलाते हैं, तभी हम साबुन लेते हैं ना। साबुन पहले साबुन लेके थोड़ी दुकानदार सुगंधी बड़ी आ रही है भाई जी, वो सुगंधी साबुन नहीं है दरअसल, वो सुगंध तो मिला दी गई है, सिर्फ वो केमिकल मिला है उसमें, बाकी उसका शोधन प्रक्रिया से सुगंधी कोई संबंध नहीं है। क्योंकि ये ऐसी सुगंधी आएगी तो अच्छी अपन अच्छे सफाई, ऐसा नहीं है। उसमें क्या केमिकल मिला है उस पर है, डिपेंड कर रहा है। और एन का मान कहां से शुरू करना है? 0 से, जो बताया मैंने आपको इस सूत्र के अंदर, खासतौर से इसमें नहीं रखना, इसमें बात कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ कार्बोक्सिलिक के नाम बता देता हूं। इनका आपको साधारण नाम भी आना चाहिए, IUPAC नाम भी आना चाहिए। व्युत्पन्न नाम थोड़े कम प्रचलित रहते हैं। तो पहला सदस्य जो है वो क्या है? कल बात हुई थी, लाल चिंटी आ रही, बालू में कीड़ा खा जाओ ना किसी के लागे चिटमिनाट रतनलाल, समझना ना तुम, बालू में कीड़ी। तभी हम बोलते हैं लाल चिंटियों के आसवन से प्राप्त होता है, प्राप्ति स्रोत है ये। कहीं तो बोले क्यों भाई सुनील, सर कड़ाई का मैंने बालू कीड़ा ने के भी तड़ा के, अरे छोटो तड़ा ताड़े में तो समझ लो डंक मारे नहीं कीड़ी उसमें, ये होता है फार्मिक अम्ल बोलते हैं इसको। और ये मैंने बताया था, मैं शॉर्ट में लिखता हूं कि फार्माइका से, और फार्माइका मतलब होता है लाल चिंटी। लाल चिंटी के आसवन से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम है फार्मिक अम्ल। IUPAC तो बड़ा सरल हो जाएगा, कितने कार्बन है इसमें? एक ही है, एक वाला मेथ, तो नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम है इसका? मेथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन, इसका जो रूट नाम है वो है एसिटिक अम्ल, और ये एसिटम से बना हुआ, एसिटम सिरका, सिरके से प्राप्त होने के कारण से इसका नाम है एसिटिक अम्ल। कितने कार्बन है गिनो भाई? 1 रेगे 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। पहला मेथेनोइक अम्ल, दूसरा एथेनोइक अम्ल। कार्बन की संख्या से चल रहे हैं। तीसरा इसका जो रूट नाम है प्रोपियोनिक अम्ल। ये से प्रथम प्रोटॉन सबसे आता है, प्रोटॉन प्रथम प्रोटीन से, प्रोटीन से प्रथम प्रोटीन, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। 3 कार्बन है इसलिए क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल वैसे क्या होगा? प्रोपियोनिक अम्ल। 4 कार्बन वाला है, इसको बता लिया आप लोगों ने। चार नॉर्मल
ब्यूटेरिक भी बोलते हैं, ब्यूटाइरिक भी लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ब्यूटाइरिक अम्ल, दोनों एक ही बात है। और हाइड्रोक्सी क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोइक अम्ल। देखिए ये किससे बना हुआ है, बट्टर, एक तरह से विकृतीकृत बट्टर से, विकृतीकृत बट्टर, बट्टर समझते हैं, पनीर, पनीर। अब देखिए पनीर से बनता ही है, आप इसीलिए विवाह शादियों में जो व्यक्ति काफी देर तक पड़ी हुई सब्जी, जो पनीर की सब्जी है, वैसे तो आप लोगों का बड़ा चलता है जी, कोई पार्टी हो है पनीर की सब्जी बना लो, अरे पनीर की सब्जी खा रहे हो, बटर खा रहे हैं, तो आपको ताजा खाना चाहिए। जैसे हमारे हलवाई ने बनाई, विवाह शादियों में खासतौर से होता है कि वो सब्जी बना के रख देते हैं, सब्जी बना ली 5 बजे और लोग खा रहे हैं रात को 12-12, 1, 2 बजे तक। अब देखिए यहां ये बात लागू होती है कि विकृतिकृत बटर होगा, वह थोड़ी खटास आ जाएगी और क्या बन जाएगा, ब्यूटेरिक अम्ल बन जाएगा। आपको पता है एसिडिटी का मतलब अम्ल की मात्रा बढ़नी होती है, हमारे में एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो हम कहते हैं एसिडिटी है। अब बताओ ये पनीर खाओगे सब्जी तो एसिडिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, फिर आप बोलेंगे कल तो पता नहीं क्या खाया, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, अरे कैसे क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने जो सब्जी खाई वो काफी देर की बनी खा ली और वो ब्यूटेरिक एसिड बन गया, वो शरीर में आपके चला गया और शरीर में जाके अमाशय के अंदर जाकर के वो अपच और जो खट्टी डकारी आने का हो जाएगा। इसलिए आप देखिए जितने भी बड़े लोग होते हैं वो लेट तक खाते हैं, कई बार तो वो ये सब्जी में नहीं लेते, वो कहते दाल दिया दाल, तो पता है कि हलवाई जो है वो दाल तो फिर भी बना रहा है ताजा, सब्जी पता नहीं कब की है। इसलिए देर रात को यदि आप भोजन कर रहे हैं तो सलाद मत खाइए। अब कोरोना से पता ही चल गया संक्रमण होता है, कितने हाथ लग गए उसके। और सब्जी जो है खास तेल ये सब चीज छोड़ दो आप, विद्यार्थी जीवन तो वैसे भी ब्रह्मचारी जीवन होता है और उसका भोजन का सिस्टम बेहद संतुलित होना चाहिए, बहुत ध्यान से। अल्पाहारी होता है विद्यार्थी और आप अलग हैं, लॉकडाउन में तो आप दिन में 10-10 बार खाना खा रहे हैं। अब आप बताओ ये लॉकडाउन के मतलब ये थोड़ी था कि हर आधे 1 घंटे बाद रसोई घर के अंदर चक्कर लगाते रहे कि मम्मी की बनाई लेंगे, ऐसे मत करो आप, क्यों खत्म हो जाएगा लॉकडाउन तो फिर आपको याद आएंगे कि कैसे घर में रहते थे। इसलिए आप लोग जब भी सब्जी खाने की बात है, यहाँ में ब्यूटेरिक अम्ल की बात आ रही है तो आप ताजा खाएं वरना एसिड बनेगा, ये ध्यान रखें। ये नॉर्मल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ऐसा कित है जैसे आप नॉर्मल ब्यूटेरिक लिखते हैं वैसे ही नॉर्मल ब्यूटेरिक अम्ल आ गया, एन ब्यूटेरिक एन आ गया तो 4 कार्बन में 2 संभावना हो जाएगी, आपको पता है। यदि ऐसा लिख दिया तो इस संरचना को देख लिया आपको पता लग जाएगा कि ये संरचना आइसो संरचना है। कुल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, रूट में सबको गिनना है, रूट में तो सारों में गिनना है। 4 कार्बन है, आइसो संरचना तो क्या नाम होगा, आइसो ब्यूटेरिक अम्ल, आइसो ब्यूटेरिक अम्ल। अब इसमें अंकल किधर से गिरेंगे,
क्रियात्मक समूह की तरफ से करना है, तो क्रियात्मक समूह मतलब COH की तरफ से करेंगे, और COH की तरफ से अंकन करेंगे तो आप देखिए यहां 2 नंबर पे मेथिल आ रहा है, मेथिल, हाइफन को मत भूलिएगा, 2 मेथिल। अब जनक श्रृंखला में 3 ही कार्बन है, तो 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। समझ गए आप? पहला क्या बताया मैंने, फार्मिक अम्ल, दूसरा एसिटिक अम्ल, तीसरा प्रोपियोनिक अम्ल, चौथा नॉर्मल ब्यूटेरिक अम्ल या आइसोब्यूटेरिक अम्ल। 2 बन जाएंगे, इसके 2 समावयवी भी हो गए एक तरह से। और इनके प्राप्ति स्रोत भी आपको बताएं साथ साथ कि एक लाल छट्टी के आसपास से है, एक सिरके से प्राप्त हो रहा है, प्रथम प्रोटॉन प्रोटीन से प्राप्त होने वाला है, और विकृतिगत मक्खन से प्राप्त होना है। 5 यदि कार्बन है तो इसको रूट में वेलेरिक अम्ल कहते हैं, वेलेरिक अम्ल। और ये वेलेरिक अम्ल वेलेरियन पौधे से प्राप्त होता है, पौधे का नाम नहीं है, वेलेरियन पौधे से प्राप्त होने के कारण से, क्योंकि रूट का मतलब यही है, प्राप्ति स्रोत के आधार पर ज्यादातर इनके नाम दिए गए हैं। IUPAC में 5 है, पेंटेनोइक अम्ल, इसका भी आइसो बन जाएगा। तो ये संरचना आइसो है, इसलिए इसका नाम आइसो वेलेरिक अम्ल होगा। आइसो वेलेरिक अम्ल है IUPAC में, वही आप अंकन कीजिए। 3 नंबर पे आ गया मेथिल, 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, वेलेरिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये CnH2n+1 COH वाले हैं, एस्टर के क्रियात्मक समावयवी हैं, ओइक अम्ल अनुलग्न लगने वाले हैं। और यदि अपन असंतृप्त अम्ल की भी बात करें, एक आधा उदाहरण आपको और भी दिमाग में रखना चाहिए, तो खास तौर से जो काम में आते हैं वो भी बता देता हूं मैं। ऐसे तो सूत्रों का कोई अंत नहीं है। जैसे एक सूत्र आता है, इसका जो रूट नाम है वो है एक्रिलिक अम्ल। क्या नाम होगा? एक्रिलिक अम्ल। आप देखिए असंतृप्त दही है, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ, अभी एल्केनोइक अम्ल नहीं है, तो फिर क्या है ये एल्कीनोइक अम्ल जाएगा। बात सीधी है, एल्केनोइक एल्की बोलना, एल्कीनोइक अम्ल। अंकन यहां से करेंगे, क्रियात्मक समूह की तरफ से करेंगे, नियम है, नियम से चल रहा है। अब देखिए प्रोप 3 के लिए क्या बोलते हैं, 3 है ना, 1 2 3 प्रोप है। बहुमत की स्थिति बताओ, ट्विन, और यह जाएगा। कई स्टूडेंट के दिमाग में बात हो सकता है जाए कि सर इसमें इन को पहले कैसे लिख दिया और आइन को बाद में लिखा है। अरे भाई आपको पता है कि कोई भी यौगिक ऐसा हो, देखिए क्रम बन जाता है, प्रतिस्थापी है और बहुबंध है तो बहुबंध वरिष्ठ हो गया, बहुबंध है और क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह वरिष्ठ हो गया। अब यहां सबसे वरिष्ठ क्रियात्मक समूह कौन सा हो जाएगा? COH है, यही होगा। तो ये तो लास्ट में लिखना ही लिखना है। और ये चूंकि एल्कीनोइक अम्ल है तो आपको इन की स्थिति बतानी पड़ेगी, और इन कहाँ है? इन है 2 और 3 के बीच में, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोप 2-in-1 ओइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा। एक्रोलिक अम्ल, एक्रिलिक बोलते हैं, एक्रोलिक बोलते हैं।
क्रोटोनिक अम्ल है। देखिए इन नाम को आप साथ साथ करते हैं ना, ये 12वीं शुरू हो गई है साथ साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ 11वीं चल रहा है। क्रोटोनिक अम्ल 1 2 3 4 वैसे अंकन करना है। अब आपको समझ में आ गया नियम क्या है। ब्यूट 2 पे क्या आ जाएगा, इन 2 और 3 के बीच में है ना, ओइक अम्ल। जैसे 2 डबल बॉन्ड हो उनको हम डाई इन कहते हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो उनको डाई आइन कहते हैं। वैसे ही यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 COH हो, 2 COH का मतलब 2 कार्बोक्सिलिक समूह आगे, तो उस यौगिक को डाइओइक अम्ल कहेंगे। देखो ध्यान है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक समझ लो। ओइक अम्ल समझ गए, सोनलाल ओइक अम्ल समझता है, COH है ओइक अम्ल। अब 2 COH है तो डाइओइक अम्ल। अरे कुछ मैथ्स वाले बैठे हैं, वो कहते उन्हें 2 है ओइक का स्क्वायर कर देंगे। अरे मूर्खों, गुणा कर दो, गुणा नहीं करके क्या बोलते हैं, डाई बोल देंगे, डाइओइक अम्ल। जैसे एक बहुत प्रचलित यौगिक है जो आप सबको पता भी है, ऑक्जेलिक अम्ल। ये यौगिक सबको शायद इसका सूत्र आता भी है। ऑक्जेलिक अम्ल ऑक्जेलिस पौधे से प्राप्त होता ही है, ऑक्जेलिक अम्ल ऑक्जेलिस पौधे से प्राप्त होने के कारण से ऑक्जेलिक अम्ल है। अब कितने कार्बन इसमें 2, एथेन डाइओइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा, एथेन डाइओइक अम्ल। क्यों डाइओइक, कितने कार्बन है, 2 है, 2 तो एथेन हो गया, 2 COH है इसलिए एथेन डाइओइक अम्ल। डाइओइक क्यों नहीं करें, 2 COH के लिए डाइओइक। आप इसे एल्कोहल में पढ़ेंगे, 2 H आ गया, आप बोले डाइओल। एल्डिहाइड में 2 CHO तो डाइएल। इसलिए केमिस्ट्री में बड़ा मजा आता है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा ऐसे शब्द आते हैं ना। मोनो 1 के लिए, डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए। यदि ये यौगिक हो, इसमें कितने कार्बन है, 3 आ गए। इसका रूट नाम है मेलोनिक अम्ल। मेलोनिक अम्ल इसको क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है, प्रोपेन डाइओइक अम्ल। प्रोपेन डाइओइक अम्ल मेलोनिक अम्ल का नाम है इसका, मेलोनिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल। कितने में लिखा तो आप तो कहेंगे सर कितने के होंगे, आप यदि पढ़े, इसलिए बार बार ध्यान दीजिए। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं ये तभी आएगी आपको जब आप इसको बार 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 पढ़ेंगे। बार जो ट्राई मिले, एक बार दोबारा देखो उसको क्या बोला हुआ है, कौन सा नाम है, किसके लिए फार्मिक, किसके लिए एसिडिक, किसके लिए प्रोपेनोइक, किसके लिए ब्यूटेनिक अम्ल, किसके लिए वेलेनिक, किसके लिए ऑक्जेलिक, किसके लिए मेलोनिक, किसके लिए सक्सेनिक अम्ल आ गया। देखो 4 कार्बन वाला। जिनके पास 12वीं किताब है, ले ली होगी आपने बुक्स, कार्बोक्सिल अम्ल वाला जो लेसन है उसमें टेबल दी हुई है, जो भी है लिखा है वो आपको, वो 12th की किताब में एज इट इज टेबल है। आज उसको खोल के देखिए कि नाम है क्या दरअसल, सारे नाम मिलेंगे आपको जो मैंने लिखे बोर्ड पर। ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा, मेलोनिक अम्ल मिलेगा, सक्सेनिक अम्ल मिलेगा। 4 कार्बन हो गए, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, ये आपको टेबल में मिलेंगे।
आपके पाठ्य पुस्तक में है, उसको ध्यान से देखो आप। अब याद करना शुरू कर दो। यदि 5 कार्बन हो, पांच हो गई, ऐसे घुमा के लिखा बाकी वही है। CH2 CH2 3 हो गए, 2 ही है। ग्लूटेरिक अम्ल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ग्लूटेरिक अम्ल, पेंटेन डाइओइक अम्ल। इसी तरह से 6 कार्बन होंगे, उसको बोलेंगे एडिपिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा? ग्लूटेरिक, और ये हो जाएगा एडिपिक अम्ल। ग्लूटेरिक 5 है, इसे से नाम बोलेंगे पेंटेन डाइओइक अम्ल, और ये आ जाएगा हेक्सेन ये सब डाइओइक अम्ल के नाम है। ऑक्जेलिक अम्ल आसान देखना आप बुक में। ऑक्जेलिक अम्ल है, मेलोनिक अम्ल है, सक्सेनिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल, एडिपिक अम्ल। 2 3 4 5 6 ये आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इससे पहले मैंने एक्रिलिक अम्ल बताया, एक क्रोटोनिक अम्ल बताया। यदि बेंजीन वाले पर COH जुड़ा हो, बेंजीन वाले पर, ये बेंजीन है, तो इसको हम बोलेंगे बेंजोइक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा? वही बेंजीन प्लस ओइक अम्ल। बेंजीन प्लस ओइक अम्ल क्या होगा? बेंजोइक अम्ल। चलो एक और मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये आ गया, सारों के रूट नाम होते नहीं है, तो इसके वैसे देखा जाए तो जनक किसको मानेंगे? इसको मानेंगे। इसको आप फेनिल एथेनोइक अम्ल। फेनिल एथेनोइक अम्ल क्यों आया? क्योंकि 2 कार्बन वाली यहां से आप अंकन करोगे, और फेनिल कितने नंबर? 2 पे, तो आ जाएगा 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। फेनिल किसके लिए बोला आपने? ये फेनिल है। बेंजीन वाले पे एक चढ़ गया तो क्या बोलेंगे उसको? फेनिल। इसे नाम क्या हो जाएगा? 1 2, ये देखो इसमें ध्यान देना आप, कितने भी कार्बन हो यहाँ ध्यान देना आप, इसको भूल जाओ एक बार। ये जनक हो गए, जनक। फेनिल तो वैसे भी आप लोगों को बताया था मैंने कि फेनिल पूर्व लगन के रूप में आता है। इनके लिए मैंने बताया था कि R पूर्व लगन आएगा, फेनिल पूर्व लगन आएगा, एल्कोक्सी पूर्व लगन आएगा, नाइट्रो पूर्व लगन आएगा, नाइट्रोसो पूर्व लगन आएगा, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो पूर्व लगन आएगा। ये सब पूर्व लगन आते हैं, ये कभी अनुलग्न आते ही तो नहीं है। तो इसमें जनक संलग्न किसको मानेंगे? कोई भी यौगिक आ जाए आप सबके नाम बता सकते हैं। यहां पर मान लीजिए 1 2 3 आ गया, तो आपको करना क्या है? 1 2 3। अब आराम से कह सकते 3 फेनिल, क्या नाम बोल रहे हैं? 3 फेनिल प्रोपेनोइक अम्ल। 3 फेनिल प्रोपेनोइक अम्ल। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे भी हो जिन्हें प्रतिस्थापी जुड़े हुए हो, जैसे ये है, मान लो ये यौगिक आ गया, ये यौगिक आ गया, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्फा। ये बीटा और ये गामा। COH के पास वाला कार्बन, ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीनों मोलों में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनमें जो क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन होता है उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन।
ध्यान देना, COH कार्बोक्सिल अम्ल है, CHO एल्डिहाइड है, CO कीटोन है, उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। अब इसका रूढ़ नाम बोलेंगे ना, रूढ़, तब क्या होगा, अल्फा क्लोरो, अब कुल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 ब्यूटाइरिक अम्ल, ब्यूटेरिक भी बोलते हैं, ब्यूटाइरिक भी बोलते हैं, ये इसका रूढ़ नाम है। ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड या कीटोन, उनमें इनको ऐसे हम लोग प्रतिस्थापी अम्ल बोलते हैं, प्रतिस्थापी अम्ल, प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है इसमें, इसलिए प्रतिस्थापी अम्ल है। तो इसमें COH के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, और उसके आधार पर इसका नाम क्या हो गया, इसके पास वही है ना, अल्फा पे जुड़ा हुआ है Cl, अल्फा में Cl जुड़ा हुआ है तो नाम क्या होगा, अल्फा क्लोरो, Cl के लिए आगे तो पूर्व लग रहा है, वैसा ही लग रहा है। और 4 कार्बन वाला रूट नाम बताया था मैंने, 1 के लिए फार्मिक अम्ल, 2 के लिए एसिटिक अम्ल, 3 के लिए प्रोपियोनिक अम्ल, 4 के लिए ब्यूटाइलिक अम्ल, 5 के लिए वेनेरिक अम्ल। ये कम से कम याद करो आप। आईपीसी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो यहां आ जाएगा 2 क्लोरो, तो पे है अंकन यहां से होगा 1 नंबर कार्बन से, और जनक संरचना में 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक अम्ल, 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल, इसका नाम है। तो अल्फा बीटा गामा, खैर अपन करते रहेंगे, लेकिन आपके अभी दिमाग में रहना चाहिए, कार्बोक्सिल अम्ल यदि है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो प्रतिस्थापी स्थिति अपन अल्फा बीटा गामा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और अल्फा मतलब क्या होगा, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के पास वाला, COH और उसके पास वाला, CHO तो उसके पास वाला, CO उसके पास वाला, मतलब क्या है। दूध में भी अम्ल होता है, आपको पता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल होता है ना, सुना ना, दूध तो पीते होंगे आप, कौन सा दूध पीना चाहिए, गाय का, बकरी का, भैंस का। यदि आप लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया गति के बारे में पढ़ा, अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिकारकों की सांद्रता पर, जितनी ज्यादा सांद्रता होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होता है, ऐसा पढ़ा आप लोगों ने। इसको भी आपको भी सोचना, बकरी, गाय और भैंस के दूध के आधार पर सोचना, दूध का पता कैसे चलता है कि वो क्या असर डालेगा, तो आप उनकी संतान को देखो, भैंस का बच्चा जो है, गाय का बच्चा है और बकरी का है, उनमें से शुरू तो उन्हीं का दूध पीते हैं, और दूध पीने के बाद नहीं लाभ क्या है, भैंस के दूध पीने से ताकत तो आ जाएगी, लेकिन शरीर में थोड़ा आलस्य भी आएगा। गाय का दूध जो होता है, गाय का दूध सबसे बढ़िया माना जाता है, और उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, ये सूत्र होता है उसका, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल एक बंद होगा जब बारे में क्वेश्चन आएगा, अच्छे से याद कर लो आप, प्रकाशिक समावेता शब्द आएगा, पाठ है पूरा, और उसमें आपके प्रकाशिक समावेता के बारे में बोलेंगे, वे यौगिक जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर आरोपित नहीं होते हैं, प्रकाशिकी गुण वाले यौगिक है। उसमें एग्जाम्पल आएंगे, कई बार बोर्ड में सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक प्रकाशी समावेता दर्शाने वाले यौगिक बताइए, तो आपके आज ही नंबर पक्के हो गए। ये तो मंदाना गुरु जी ने बताया था, गाय के दूध वाला लैक्टिक अम्ल, याद करो, ऐसे कई टुकड़ों में याद करना पड़ता है, सीधा याद नहीं करते, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन, प्रकाशी समावेता वाला बताओ, फैक्ट से बताओ लैक्टिक अम्ल। अब आप लोगों ने लैक्टिक अम्ल का आईपीसी नाम बताओ, तो मैं जो कह रहा था,
एक से अधिक क्रियात्मक समूह जब होते हैं तब वरिष्ठ क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगता है, दूसरे का पूर्व लगन लगता है। यहां दो क्रियात्मक समूह ऐसे बोल लेते कई बार तो बेचारे कि दिए गए यौगिक में कौन कौन से क्रियात्मक समूह है, तो आप वो देख के बताना है कि सर एक तो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है और एक इसमें एल्कोहलिक समूह है। एल्कोहल और कार्बोक्सिल श्रेणीज, वो जो टेबल जो मैंने कल बोली, मेरे साथ सब बोलेंगे, निकालो पन्ना निकाल के बोलो, किताब खोल लो, चलो कोई बात नहीं, कल लिखा है उसको देख के बोलो, फटाफट निकालो। और तुम किताब खोलते नहीं हो क्या फिर? अब निकाल लो, चलो भी निकालो। आप उस सारणी को देखो, आप देख के बोलो, राग में बोलो, मजे लेके बोलो, केमिस्ट्री की जय जयकार बोलो, तब आएगा केमिस्ट्री। अरे बड़ा मजा आता है जब आप लोग उसको देख के बोलो। हाँ, मैं इसको शुरू कर दूं क्या? सबने निकाली, वेरी गुड। कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक, एक इधर से बोलेंगे इधर से बोलेंगे। पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। हाँ, अरे एल्डिहाइड है, क्या बोल रहा तू इधर वाले, क्या बोल, एल्डिहाइड, कीटोन, शाबाश, ये जोर से बोले, कीटोन। एल्कोहल, थायोल, एमीन, तो तुम लोग खा गए साइनाइड आइसोसाइनाइड को भाई, दोनों नहीं बोले, मैंने बोल दिया, आप बोल रहे साथ साथ। फिर वो आप देख के बोलो भाई, देख के बोलो, ये सारी याद करनी है अपने को, बहुत जरूरी। फिर आपके कोई नाम गलत होंगे नहीं, मेरे जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आपको मजा आएगा कि गुरुजी ने सही याद करा दी हमको। फिर बोल रहा हूं मैं, फटाफट बोलने का, दोनों तरफ से बोलने का। मैं जिधर हाथ करता हूं, एक इधर करूंगा, एक इधर करूंगा, एक ऐसे चलेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड एनाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल, एमीन, इथर, एल्कीन, एल्काइन। यार इतनी सी तो बात है, 6 बार हाथ इधर किया होगा, 7 बार इधर किया, इतने खेल खत्म हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि ये दो जो समूह हैं, इसमें पहले कौन सा आ रहा है? तो COH के बारे में तो बोलने की ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे वरिष्ठ है ये दो। तो किधर से इंजन होगा? COH की तरफ से। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि OH के लिए COH का तो फिक्स है, वही कम लगेगा, जो सबसे वरिष्ठ है उसका अनुलग्न लगेगा। बाकी कितने भी हो, बाकी कितने भी हो, यहां तो एक ही OH, 2 होते, 3 होते, 4 होते, 5 होते, अलग अलग होते, एक से होते, जो भी होते, उन सब का क्या लगता? पूर्व लगन। और कल सारणी में पूर्व लगन आप देख लो, आपको इसलिए कॉपी खुलाई मैंने। एल्कोहल के लिए, हाँ, अरे वो तो अनुलग्न है, मैं पूर्व लगन पूछ रहा हूं। क्यों मैं पूछ कह रहा हूं, नियम है भाई, 2 क्रियात्मक समूह है तो एक अनुलग्न लगेगा, एक अपूर्व लगन लगेगा। ये लड़कियां एकदम सही बोल रही है, सब बोल रही है सही। हाइड्रोक्सी, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो अभी भी। 2 हाइड्रोक्सी, अब 3 कार्बन है ना, प्रोपेनोइक अम्ल। प्रश्न ऐसे भी आ जाए कि लैक्टिक अम्ल का IUPAC से नाम क्या होगा, तो भी आपको बताना पड़ेगा। 2 हाइड्रोक्सी
प्रोपेनोइनोन। यहाँ आपको एक उदाहरण समझ में आता है कि वरिष्ठ क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगता है, बाकी सभी का पूर्व लगन लगता है। तो ये आपके पहला क्रियात्मक समूह है COH के बारे में मैंने कोशिश की है, लेकिन एक दो एक से उसमें अपवाद भी आते हैं। देखिए ये भी कई बार नहीं समझ में आता है कई स्टूडेंट्स के कि क्या ये दोनों यौगिक एक से हैं। ये बड़े कंफ्यूजन रहता है कईयों के। इस कंफ्यूजन को आप दूर करो। ये दोनों अलग अलग है। ये है C6H12 और ये है C6H6। मतलब दिन रात में फर्क हो गया। अब फर्क हो गया ना। ये एक्चुअली क्या है? ये है CH2 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 और ये क्या है? CH 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 और CH एकांतर क्रम में। कल भी बताया मैंने, हकल के नियम की बात की थी मैंने। ये हकल के नियम का पालन करने वाले विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन वाले अनुनाद प्रदर्शित करने वाले बेंजीन है। तो और यहां पर ये क्यों संयोजकता से पता लगेगा आपको। ये कार्बन है ना, कार्बन ये तो एक किसी जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो इसकी एक संयोजकता ये आ गई, एक इधर वाले आ गई, दो हाइड्रोजन बच गए। इस यौगिक का नाम होता है साइक्लोहेक्सेन और इसका क्या होगा? बेंजीन। तो दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन स्टूडेंट जल्दबाजी में दोनों को एक कर लेते हैं। ये दोनों है ही वैसे ही अलग। ये तो एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक के लिए मैंने बताया था, ये सब बताया था मैंने। एलिसाइक्लिक का अर्थ है एली प्लस साइक्लिक। वे यौगिक जो एलिफेटिक यौगिक जिसे गुण दर्शाते हैं और साइक्लिक होते हैं, चक्रीय होते हैं, ये एलिसाइक्लिक है। और ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक विशेष गंध वाले एरम से बनते हैं, नाम इनका। यहां मैंने इनको क्यों लिखा? क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में पूरा ध्यान नहीं देते, उत्तर देने में जल्दी करते हैं। कई तो अति उत्साही है ही, आज जो किसी कुछ है, बाद में सोचते हैं कि गुरुजी आता था, मैंने तो कुछ गलती कर दी। अब ये दोनों है। इस यौगिक का जब नाम लिखोगे तो साइक्लो हेक्सेनोइक अम्ल होगा। ये क्यों होगा बताओ? अब तो आपको समझ आएगा क्यों। साइक्लोहेक्सेन था, ये साइक्लोहेक्सेन था और साइक्लोहेक्सेन के ओइक अम्ल लग गया तो क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेनोइक अम्ल। और इसके लिए मैंने आपको बताया था बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? ये एक तरह से है C6H11COH और ये है C6H5COH। दोनों में काफी अंतर है। इसको आप मिक्स नहीं करें कभी, ध्यान देना, ठीक है ना। दोनों का मिक्स नहीं करें। साइक्लोहेक्सेन भाई कब इसके लिए बताया मैंने, ठीक है। और ये हो गया बेंजोइक अम्ल। कई बार ऐसा होता है कि आप ये काफी प्रचलित उदाहरण चलता है, इसके बारे में आपको आना चाहिए, क्योंकि तो प्रचलित उदाहरण होते हैं उससे क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। हमेशा ध्यान रखिए। ये यौगिक है, इसमें यदि आप अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें 5 कार्बन की श्रृंखला चेन नहीं करते। देखो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमारा सिद्धांत है। सबका न्याय करने की मन में रहती है। और यहां भेदभाव क्यों हो जाए? इसको दे दिया 1,
2 3 4 5, तो ये COH कहता है बीच वाला, ये बगावत कर देता है। ये कहता है आपने पहले वाले को मुझे दे दिया, पांचवें वाले दे दिया, मैं तो एकदम वैसा है वैसा ही हूं, तो मुझे कैसे छोड़ दिया आपने। 1 2 3 4 5 इसको दे, ये छूट गया, ये फिर प्रतिस्थापी आ गया। अब एक यौगिक में ये बात तो अच्छी नहीं लगती कि इस COH के लिए तो लिखे कार्बोक्सी और उनके लिए लिखे OH अम्ल। तो अपने मारवाड़ी में तो काफी प्रचलित बात है भाई, 2 की लड़ाई में तीसरा ला। तो अपन 5 कार्बन की श्रृंखला का चयन नहीं करके कितने करते हैं, 1 2 3 का ही करेंगे। अब देखो तीनों रह गए, तीनों सप्रपाठ है, तीनों बैठे है, तीनों को नहीं दिया, और उसका नाम हो जाएगा, याद रखना इसको, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसे यहां पर हम OH अम्ल नहीं लगा रहे हैं, इसके लिए सीधा लिख रहे कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये विशेष उदाहरणों में आता है, ऐसे एग्जाम्पल आप इसे ध्यान दे लें। इससे यदि आप होगा तो एक यौगिक आपके बारी में आएगा, इसका नाम होता है थैलिक अम्ल। थैला ना भूल गया पापा आने के लिए, यहाँ थैलिक अम्ल है, थैलिक अम्ल। और ये तो क्रम से आएगा ना 1 और 2, इसको भी यही बोलेंगे बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। बेंजीन, बेंजीन तो बोला है 1 पे और 2 पे है, तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, थैलिक अम्ल इसका प्रचलित नाम है। और अब नाम करते रहेंगे, जो जो यौगिक आएंगे साथ साथ में काफी, क्योंकि ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि नाम कोई सीमा नहीं होती है, फिर भी करेंगे अपन। और फिर मैं कह रहा हूँ, यदि आपने, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, डॉक्टर प्रियंका कसवा का, कैसे होना चाहिए स्टूडेंट और कैसे पढ़ना चाहिए। जो भी चूरू पोस्टेड है भर्तिया हॉस्पिटल में डॉक्टर, उसने सीनियर के साथ, उस समय RPMT और CPMT एग्जाम हुआ करते थे नीट की जगह, सीनियर के साथ जब उसने RPMT एग्जाम दिया, आपको ताज्जुब होगा और मुझे गर्व होगा ये कहते हुए कि उसके 300 में से आउट ऑफ 300, 300 होता था उस समय, 3 नंबर का क्वेश्चन होता था, 300 में से 284 नंबर है विथ सीनियर, 300 में से 284, न कोटा न सिक्का। केवल हमारे जैसे फिजिक्स के बारे जिस सर बोलते हैं देसी फिजिक्स, वैसे ही ये केमिस्ट्री। क्योंकि उस समय ये बच्चों में और आप में थोड़ा अंतर आ गया, वो बच्चे इधर उधर नहीं भटकते थे, वो सरदार में पढ़ाने वाला ही केमिस्ट्री में एक में था। खूब तपस्या की मैंने, खूब मेहनत की बच्चों के साथ, बच्चों ने बहुत मेहनत की। आज क्या हो गया है कि आपके दिमाग के अंदर इधर उधर ज्यादा रहती वेराइटी, और आप कोई बात कहीं भी ध्यान से नहीं सुनते हैं, कोई बात कहीं भी, कह रहा हूं मेरी नहीं, कोई बात कहीं भी ध्यान से नहीं सुनते हैं। और जब ध्यान से नहीं सुनोगे तो भाई ऐसी उपलब्धि कैसे अर्जित करोगे आप खुद सोच लो। ऐसी उपलब्धि अर्जित करने के लिए यही छोटी छोटी बातें जो यहां बताई जाती है,
किताबों में लिखी होती है, खास तौर से किताबी कीड़ा होना जरूरी है साइंस में। किताबी कीड़ा शब्द है ना, साइंस के लिए आया हुआ है, बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, हर बार उसको कुछ न कुछ समुद्र मंथन के रूप में नई चीज लेके निकलता है, कुछ न कुछ अमृत निकलता उससे। मथते रहो, किताब को मथते रहो, बातों को सुनते रहो, पेन को हाथ में रखो, कॉपी को चलाते रहो, फिर देखना आपकी बातें होंगी। ये जो सल्फोनिक अम्ल है ये थोड़ा सरल है, क्योंकि ज्यादा इसके यौगिक आपके नहीं आएंगे। अब तो इसका अनुलग्न भी सल्फोनिक अम्ल है, पूर्व लगन सल्फो है। क्या है? सल्फो। तो ज्यादा इसमें नाम में नहीं आएगा सिस्टम में आपके, जैसे ये तय लिख दिया आपने तो सीधा यूपीसी नाम है, मेथेन सल्फोनिक अम्ल। रूढ़ी बोले मेथिल सल्फोनिक अम्ल हो गया, आईपीसी में मेथेन सल्फोनिक अम्ल। ये जैसे अब कई विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी आपने कहा क्रियात्मक समूह कम अंक दे, तो यहां देते सीधे टेक देते एक है। अरे ऐसे नहीं, लंबी श्रृंखला तो ले हो, और लंबी श्रृंखला लेनी है और अंक केवल कार्बन को देना है, ये भी है, सल्फर को नहीं मिलता अंक। हम कार्बनिक श्रृंखला का अंकन कर रहे हैं, कार्बनिक श्रृंखला का अंकन। इसका मतलब नंबर यदि देना है तो कार्बन को ही देना पड़ेगा। इसमें 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो इसमें आप किधर से भी कर दो बराबर आ रहा है। नाम क्या होगा इसका? प्रोपेन 2 सल्फोनिक अम्ल। प्रोपेन 2 सल्फोनिक अम्ल। और अब आपको रूढ़ नाम ध्यान में आ गया होगा, आइसोप्रोपिल सल्फोनिक अम्ल रूढ़ नाम हो जाएगा, क्योंकि आइसो संरचना ना यहां से जुड़ गया। तब आइसोप्रोपिल सल्फोनिक अम्ल या प्रोपेन 2 सल्फोनिक अम्ल ये आ गया। मान लीजिए वैसे ये तृतीय ब्यूटिल है, अब ध्यान पड़ रहा है क्या? ये कार्बन कार्बन टर क्या बोलते हैं? क्या स्टूडेंट क्या घर पे बैठे बैठे पढ़ते हैं ना, तो ऐसे लिखा होता है। अब वो क्लास में ध्यान देते नहीं है। एक बार लड़का बैठा बैठा था, मैंने कहा क्या पढ़ रहा है? तो सर टर ब्यूटिल पढ़ रहा हूँ। अरे टर कहाँ से आ गया तेरा? फिर पता चला ट्रसरी को बोल रहा है, ये तृतीय को बोल रहा है, किताब से पढ़ रहा है ये टर। ये तृतीय ब्यूटिल है। क्या है? तृतीय ब्यूटिल है। इसलिए थोड़ा ध्यान देना। 1 2 3 कोई लंबी श्रृंखला का चयन। अब बताओ इसमें कोई प्रतिस्थापी भी है क्या? जी हाँ, मेथिल प्रतिस्थापी है इसमें। एल्किल हमेशा प्रतिस्थापी होता है, और SO3H तो क्रियात्मक समूह में नंबर 2 पे आता ही है। वरिष्ठता में COH के बाद में SO3H आ रहा है, इसलिए क्या नाम हो जाए इसका? इस यौगिक का नाम बोल रहा हूं मैं, 2 मेथिल, क्या लिखा? 2 मेथिल 2 पे आ रहा है, प्रोपेन 2 सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम आ गया? देखो क्या किया मैंने कहा लंबी श्रृंखला चयन करना, कर लिया। 2 नंबर पे क्या आ रहा है? मेथिल, तो मैं लिया 2 मेथिल। जनक श्रृंखला 3 कार्बन की है, प्रोपेन। अब 2 पे सल्फोनिक अम्ल लाई गई, अनुलग्न है। इसको क्या कहेंगे? बेंजीन।
बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन पर SO3H आने से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल आ जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो दो क्रियात्मक समूह हुए, कौन कौन सा? एक COH कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका अनुलग्न OH का अम्ल लगता है, और दूसरा SO3H जिसका सल्फोनिक अम्ल लगता है। तीसरे नंबर पे आपका आता है, एक और करेंगे बस आज, एसिड एनहाइड्राइड। अब ये चार है वो लगातार आते हैं, एस्टर, एक आता है एसिड एलाइड, और एक आता है एमाइड। चार आते हैं, कौन कौन से? एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड एलाइड और एमाइड, जिसके लिए आप लोगों ने ये लिखा, इसको कई जगह ऐसे भी लिखा मिल जाता है, CO और ट्वाइस O। एस्टर COR होता है, एसिड हैलाइड COX होता है, और एमाइड CONH2 होता है। चार है ये, चारों जो लिखे मैंने साथ में, चारों मैंने इसलिए लिखे, इस समूह को सब जानते हैं। कितने बच्चे जानते हैं आप में से? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और इनको देखो आप, ये कॉमन आ रही है बात, CO 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 CO, इसमें भी है CO। कार्बोक्सिलिक अम्ल में CO आ रहा है, इन सब में भी CO आ रहा है। अब चेंज क्या हुआ? OH की जगह पर, देखो ये OH तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में था, OH की जगह पर यहां OCO आ गया, यहां OR आ गया, या हाइड्रोजन आ गया, या NH2 आ गया। या ये कह सकते हैं, दिमाग में आती है मेरे बात, कि OH समूह हटा और उसके स्थान पर OR आ गया तो इथर, X आ गया हाइड्रोजन तो एसिड हैलाइड, और NH2 आ गया तो एमाइड। हट कहां से रहा है? OH हट रहा है। क्या हट रहा है? OH। इसको यदि आप ऐसे लिख लें कि ये कोई जेड समूह है, ये हट गया ना, उसके स्थान पर जोड़ते जाओ, तो इसका मतलब ये चारों यौगिक ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न चार है, चार, और ये चार है ना। अभी तो आपने रामायण देखी है, परसों ही समाप्त हुई है, और उस रामायण के मुख्य पात्र जब आप देखते हैं तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आते हैं। ये चारों किसके बेटे थे? आगे के दशरथ के बेटे थे। ये दशरथ के बेटे थे, तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल दशरथ है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? दशरथ है। और ये जो चार है ना, जल्दी याद हो जाएंगे आप, इसलिए बोल रहा हूं मैं। एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड और एमाइड, चारों व्युत्पन्न है किसके? कार्बोक्सिलिक अम्ल के। कार्बोक्सिलिक अम्ल की फैक्टर, की कंपाउंड, और उस की कंपाउंड में से OH हटाइए
और 4 व्युत्पन्न पाई है और उनका नाम है राम लक्ष्मण बड़े शत्रुघ्न। वो बता देंगे, लेकिन वैसे नाम इसका क्या है, एनहाइड्राइट, एस्टर, एसिडाइट और एनाइट। इसकी अपन कहानी कल करेंगे वैसे क्या दशरथ की क्या कहानी है, क्या सर बता रहे थे, तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में ये तो रामायण है, केमिस्ट्री रामायण। देखिए राम और लक्ष्मण की केमिस्ट्री बढ़िया थी तो उनकी हिस्ट्री भी बढ़िया है। आपकी इन सूत्रों के साथ केमिस्ट्री बढ़िया होगी तो आपकी हिस्ट्री बढ़िया हो जाएगी। और जो चिंता करेंगे नहीं याद होता है यार, क्या बताएं कैसे बताएं, आप यार मेरे को क्वेश्चन पूछिए ना। तो आपको इतनी छूट दे दी मैंने कि मोबाइल में आप मेरे को क्वेश्चन डालेंगे तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। दिक्कत क्या आ रही है, पढ़ने में लिख लो, फोटो वैसे भेज दो करके। जैसे कल का मैंने क्वेश्चन पूछा था, जाने क्या क्वेश्चन पूछा था, C4H8 ये पूछा था मैंने कि इनकी आपको समावय भी बताने। C4H8 एल्कीन, मेरे साहब का एल्कीन एल्कीन बनाना है। C4H10 C5H12। आप लोगों में से काफी ने सही जवाब दिए होंगे। इसके 3 बने, अब मिला लीजिए कि आपने क्या उत्तर भेजा है यार, आपने सोचा। ये 3 आपको लिख रहे थे C4H8 के। इसको आपने अल्फा ब्यूटिलीन बोला, ब्यूटवनीन भी बोल सकते हैं आईपीसी में, रूड अल्फा ब्यूटिलीन है। ये बीटा ब्यूटिलीन है, ब्यूटुइन हो गया इसका। ये आइसोब्यूटिलीन है और उसका 2 मेथिल प्रोपीन इसका नाम होता है आईपीसी में। C4H10 के 2 ही होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन 2 ही होते हैं। इसका आईपीसी नाम क्या रहता है, 2 मेथिल प्रोपेन। और मैंने कहा कि काफी बच्चों ने हाइफन नहीं लगाया, वो गलतियां कर रहे हैं, तो उसको आप सुधारें। पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन। कईयों को ये नहीं रहता है इसे नहीं सीएच ऊपर लिखे नीचे लिखे, अरे एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीएच इधर लिखो या ऊपर लिखो तो एक स्थिति बनती है। ये आइसोपेंटेन है और ये नियोपेंटेन है। इनके नाम भी आप आईपीएस में लिख सकते थे, लिखे हैं कईयों ने। अब आपके इंतजार रहता होगा कि कल कौन विजेता रहा। कल एक्चुअली क्या हुआ है, ये क्लास कल काफी लेट तक हुई। बच्चे जाते हैं नहीं, पढ़ते रहते हैं, सर और पढ़ाओ और पढ़ाओ और पढ़ाओ। बहुत से लोग बोलते हैं सर बाकी टीचर तो आधे घंटे का वीडियो देते हैं, वो 40 मिनट पढ़ाते हैं और आप 1 घंटे से पहले पिछाड़ी छोड़ दें। हमारा जब यार स्टूडेंट मिल जाए तो गुरु और चाहिए क्या। गुरु का जीवन केवल विद्यार्थियों के लिए होता है, उसका सारा समय आपके उनके लिए ही है। तो फिर पढ़ाने लग जाते हैं ना तो फिर समय का ध्यान भी नहीं रहता है। अभी भी जैसे ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे और टेक दें, लेकिन चूंकि बच्चे कुछ प्रॉब्लम बताते हैं, सर बहुत ज़्यादा लंबी क्लास आप लेते हैं तो वहाँ नेट की समस्या आ जाती है। कुछ बच्चों ये सुझाव ये है कि सर आप अपना बैटिंग ऑर्डर बदलो, आप बैटिंग करने काफ़ी लेट आते हैं, आप और उधर उतरो, सबसे पहले आप ही टेक दो वीडियो। तो वैसे चल रहा है ना, कुछ बच्चे पढ़ते हैं कुछ वैसे सुन रहे हैं। अब बताइए आप, अब सबसे पहले हम तो बाकी टीचर के लिए भी तो चाहिए नेट, वरना वो टीचर बोलेंगे सर हम हो गए लेट।
और जब हमारी बारी आई तो खत्म हो गया नेट। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबके बारे में सोचने के हिसाब से ये डाला। लेकिन ये मैं ताज्जुब करता हूँ कि बहुत जल्दी जवाब आते थे स्टूडेंट्स के, खास तौर से ये 2 आज के जो विजेता है या कुछ स्टूडेंट लगातार ही वही कर रहे हैं रिपीट। अभी भी बहुत से स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहे, सब तो पढ़ नहीं रहे हैं। आप उसको पढ़ो, गलत जवाब दो चाहिए। मैं एक ऐसा टीचर हूं जो गलत जवाब पे कभी भी नाराज नहीं होता, गलत जवाब में बहुत प्रसन्न होता हूं मैं। यदि आपके जवाब गलत आ रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि जरूर कुछ पढ़ाने में कमी रही है, या ये टॉपिक बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं फिर दुगने उत्साह के साथ नए तीर लेके आता हूं। तर्कस में खूब तीर है, एक तीर से थोड़ी होता है, टीचर के पास बहुत तीर होते हैं। वो दूसरा तीर लेते हैं कि ऐसे समझा जाएगा, और तब तक हम लोग तीर पे तीर चलाते हैं जब तक कि स्टूडेंट लक्ष्य को अर्जित नहीं कर लेते। इसलिए आप गलती करने से मत सोचिए कि गुरुजी क्या सोचेंगे। आप तो बेवाक ढंग से जो आपके दिमाग में आ रहा हो जवाब जरूर दें। आज के जो विजेता हैं दोनों ने ही एक साथ जवाब दिया। जोरदार तालियां रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। जया शर्मा और अरमान खान, जोरदार तालियां हो जाए। 100 रुपए का इनाम इन बच्चों को मिलेगा। अरमान खान ने क्या बोला ये मैं भी पहली बात फिर बताऊंगा आपको कि बहुत ही अच्छी बात उसने बोली है जो वास्तव में एक सबको प्रभावित करेगी। इसके अलावा ये स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। काजल दहिया बहुत अच्छा प्रयास चलता है इसका, लगभग हर बार इसके जवाब, क्वेश्चन के जवाब उसके सही आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। वर्षा गोदाना इसी में कड़ी में है, भावना सैनी, सुनिंदी सारण, इंद्राज सारण, प्रियंका कंवर, ये नए नाम आए थे। वो सुनिंदी सारण का नाम नहीं आया है। पायल सेवदा, स्मृति वर्मा, इनके जवाब सही आए। कुछ बच्चों ने जवाब अच्छे दिए, जिससे हमारा बहुत अच्छा स्टूडेंट है विशाल सैनी, बड़ा प्यारा बच्चा है, अच्छा जवाब देता है। उसने हाइफन की गलती की, मैंने वापस उसको लिखा तो उसने रियलाइज भी किया सर मेरे जल्दबाजी में से हो गया। आपको चाहे जल्दबाजी हो चाहे धीमे धीमे हो, गलती नहीं करनी है, क्योंकि बड़े कंपटीशन के अंदर छोटी सी जल्दबाजी आपको बहुत पीछे रह जाती है। आप आराम से 2 मिनट का समय लीजिए। मैं आप शायद पूरा जानते नहीं है, अभी आपके इससे ज़्यादा काम नहीं पड़ा है, लेकिन मैं इन सब पर नज़र कर रहा हूँ। जरूरी नहीं आप फर्स्ट सेकंड पे नहीं है तो आपको इनाम नहीं दूंगा। मैं मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी दूंगा साथ में, और उसमें पूरी एक टीम 16 बच्चों की टीम छाट दूंगा मैं, एक्स्ट्रा प्लेयर सहित। ये टीम तैयार है, इन सबको इतने इतने रुपए का पुरस्कार दूंगा मैं, शील्ड दूँ, चाहे उसका सर्टिफिकेट दें, कुछ ना कुछ देंगे, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इसके अलावा एसपी राजपुरोहित थोड़ी सी गलती की, पिंकी पारिक, देव किशन, हेमा शर्मा, देवेंद्र सहू, निखिल सोनी और दीनदयाल, इन्होंने लिखे हैं। छोटी छोटी गलतियां इनसे हुई होगी, वो गलती नहीं करें। अब बात में करता हूँ अरमान खान की। उसने लिखा कि मैं जो इनामी राशि जीतूं वो हालांकि छोटी होगी 100 रुपए की, और 4 या 5 बार में हो सकता 500 या 1000 जितने भी रुपए जीत जाऊं, लेकिन ये राशि आप कृपया मेरी तरफ से पीएम केयर फंड में डोनेट कीजिए। ऐसे वंदनीय विचार वाले बच्चों के लिए मन करता है कि एक बार सब जोरदार तालियां हम लोग बनाएं। जहां भी हैं आप लोग ऐसी बातों को सुनते हैं, और मुझे तो गर्व भी होता है, क्योंकि अरमान खान के पिताजी याकूब खान जी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, और मुझे गर्व है कि उनके सुपुत्र के ऐसे शानदार विचार हैं। मैं एक गुरु के नाते ये कह सकता हूँ कि अरमान खान जितनी राशि जीतेगा उतनी की उतनी राशि हम लोग उसमें मिला करके पीएम केयर फंड में डोनेट करेंगे।
बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब एक क्वेश्चन के आपके जो दिमाग में है कि कल वाले से प्रश्न नहीं पूछा तो कल इनाम कैसे मिलेगा। कल आप लोगों को मैंने जो सारणी बताई क्रियात्मक समूह की, आपको बड़ा सरल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, किन्हीं 5 क्रियात्मक समूह के नाम लिखकर उनके अनुलग्न लिखने हैं। किन्हीं 5 क्रियात्मक समूह के नाम लिखकर आपको अनुलग्न लिखने हैं। सबसे पहले जिनके जवाब आएंगे वो जीत के अधिकारी होंगे। एक बार फिर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।